जी तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज फिर से इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज हमारे इस अध्याय के यानी कि इकोनॉमिक्स के दूसरे अध्याय का अंतिम दिन है। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड यानी उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग के अंतिम तीन क्वेश्चंस, जो अंतिम तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से आज का हमारा पहला प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो डे 6 के वीडियो में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चल जाएगी। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की जो लोच होती है, हमने बताया हुआ है कि वो तीन प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद डे 7 के वीडियो में आपको मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार बताए गए हैं। वही प्रकार कुछ यहां पर लिखे हुए हैं। ये इस तरीके से लिखने का तात्पर्य आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी है। इसके माध्यम मतलब इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जरूर आएंगे, इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मतलब कि अगर आपको लोच यानी मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के संबंध में कुछ भी समझना है तो डे 6 और डे 7 का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से ये सारी बातें बताई गई। आज का डे है आपका 8। ये चलिए, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि मांग की लोच को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं। सबसे पहली बात आती है वस्तु के गुण। वस्तु के गुण यानी कि नेचर ऑफ द कमोडिटी। वस्तु के गुण जो होते हैं उनका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है मांग की लोच पर। किस प्रकार से पड़ता है? कई प्रकार की वस्तुएं हमारे पास होती हैं, जैसे अनिवार्य आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग करना हमारे लिए अनिवार्य होता है यानी कंपलसरी होता है, वे अनिवार्य आवश्यकताएं कहलाती हैं। इनकी मांग बेलोजदार होती है। बेलोजदार होने का मतलब कि वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन क्यों ना हो जाए, इनकी मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो उपयोग करना हमारे लिए क्या होता है? जरूरी होता है ना। तो अनिवार्य आवश्यकताओं की जो लोच होती है वो कैसी होती है? बेलोजदार होती है, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर या घटने पर इनमें किसी प्रकार की इनमें किसी प्रकार का ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं होती है मतलब कि जिसको अपन इच्छा है तो अपन यूज करेंगे ऐसी वस्तुओं का, और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम उसका उपयोग नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी मांग लोजदार ऐसे होती है कि अगर इसकी कीमत घटी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, और इसकी कीमत बढ़ गई तो इसकी मांग घट जाएगी। मतलब जितना प्रतिशत वृद्धि होगी यानी कि वस्तु की कीमत में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही इसके मांग में कमी होगी, या वस्तु की कीमत में जितनी कमी होगी उतने ही प्रतिशत में इसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है ना। तो लोचदार कहलाती है। तो आरामदायक आवश्यकताएं जो होती है उनकी मांग क्या होती है? उनकी लोच क्या होती है? लोचदार होती है। और विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं यानी कि जो सिर्फ दिखावे के लिए सामान्यतः होती हैं, यानी वो बताती हैं कि हाँ भैया हमारे पास इतने सारे संसाधन है ना। वे सारी वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं कहलाती हैं। इनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है, यानी बहुत ही अधिक क्या होती है? मतलब मोर इलास्टिक ऑफ डिमांड हो जाती है इनकी। मोर इलास्टिक क्यों हो जाती है? मतलब कि अगर थोड़ा सा भी इनका मूल्य कम हुआ तो लोग इसको क्या करते हैं? भारी मात्रा में तब खरीदना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाती है? वो अत्यधिक लोचदार मानी जाती है। आपको लिखना कैसे है? लिखना इस तरीके से है कि मांग की लोच को प्रभावित करने में वस्तु के गुण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर हम अनिवार्य आवश्यकताओं का उपयोग कर रहे हैं तो इनकी मांग बेलोचदार होती है। अगर आरामदायक आवश्यकताओं की बात की जाए तो इनकी मांग लोचदार होती है, और मतलब इनकी जो कीमत लोच होती है लोचदार होती है। और विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती है? अधिक लोचदार होती हैं। ठीक ना, इतने से आपका काम वहां पे हो जाएगा। चलिए अब अगली हेडिंग पे देखते हैं, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का तात्पर्य है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं की अगर उपलब्धता होती है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाता है
वस्तु की जो मतलब मांग है उसमें परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन को ही लोच कहा जाता है, हमने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है। हाँ, तो बात यहां पर मैं क्या करूं, अगर किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि बाजार में चाय और कॉफी दोनों चीजें उपलब्ध हैं, और उसमें से अगर कॉफी के रेट बढ़ गए या चाय के मूल्य जो हो गए वो कम हो गए, चाय की कीमत कम हो गई, तो ऐसी कंडीशन में दोनों की मांग पे इफेक्ट पड़ेगा। जिसका मूल्य ज्यादा रहेगा उसकी मांग कम हो जाएगी, मान लीजिए कॉफी का मूल्य ज्यादा है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर चाय का मूल्य कम हो गया है तो उसकी डिमांड स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाएगी। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जिन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तु मार्केट में उपलब्ध होती है, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, जैसे नमक, नमक की कोई स्थानापन्न वस्तु है क्या, नहीं है, तो इनकी मांग क्या होती है, बेलोजदार होती है। यानी नमक की कीमत इतनी बढ़े इतनी बढ़े इतनी बढ़े, कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, नमक की कीमत मतलब नमक को अपन जितना उपयोग करते हैं उतना करेंगे ही, मतलब नमक की मांग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। नमक की कीमत घटेगी तो भी, और नमक की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो भी नमक की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, आप इसमें इतना लिखेंगे कि जब बाजार में स्थानापन्न वस्तु की मतलब किसी वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु अगर उपलब्ध होती है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, लेकिन अगर किसी वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है, ठीक है ना। अगला चलते हैं संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड को ही अपन एक तरीके से पूरक वस्तुएं भी कह सकते हैं। पूरक वस्तुओं का तात्पर्य है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जिन दो वस्तुओं को एक साथ उपयोग करना अनिवार्य होता है, कार के साथ पेट्रोल, पेन के साथ इंक, या उसकी रिफिल, या स्याही, कुछ भी कह दे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना इस तरीके की तो ये क्या कहलाती हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, यानी कि पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो बात हो रही थी कि जिन वस्तुओं की पूरक वस्तुएं मतलब होती है, यानी जिन दो वस्तुओं को एक साथ उपयोग किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे अगर पेन की कीमत बढ़ गई है, तो अब इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पेन की कीमत अगर बढ़ गई है तो स्याही जो है मतलब जो इंक रहेगी उसकी कीमत मांग में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जितने पेन यूज होंगे उतनी ही इंक यूज होगी। या कार की अगर कीमत बढ़ गई है तो पेट्रोल पर भी ज्यादा मतलब असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार अगर है तो पेट्रोल का तो उपयोग करेंगे ही अगर आपको उस वस्तु को उपयोग करना है। या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो कार अगर आपके पास पहले से अवेलेबल होगी, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरक वस्तुओं में से अगर किसी एक वस्तु की मांग बढ़ती घटती है तो ऐसी कंडीशन में जो मांग होती है वो क्या हो जाती है, बेलोचदार हो जाती है। मांग की जो कीमत लोच है वो बेलोचदार मानी जाएगी, ठीक है ना। आते उपभोक्ता की आदत का प्रभाव। उपभोक्ता की आदत का प्रभाव का तात्पर्य है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर हैबिट, मतलब कि अगर किसी उपभोक्ता, किसी कंज्यूमर को किसी चीज की हैबिट लग गई है, लत लग गई है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी भी वो जो मांग की लोच होगी वो कैसी हो जाएगी, बेलोचदार हो जाएगी। यानी कि आपकी जो डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, है ना, बेलोचदार। बेलोचदार का तात्पर्य हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान कुछ नशा करता, शराब पीता है ना, अब उसको शराब की आदत लग गई है। शराब की आदत लग जाने के बाद अब वो शराब कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, मतलब उसका मूल्य, शराब का मूल्य कितना भी ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए, है ना, वो उसका उपयोग करेगा, मतलब करेगा, तो उसकी मांग क्या मानी जाएगी, आपकी बेलोचदार मानी जाएगी, ठीक है ना, इनइलास्टिक डिमांड मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु के विभिन्न प्रयोग की बात हो रही है। वस्तु के विभिन्न प्रयोग से तात्पर्य होता है कि जब किसी एक वस्तु का उपयोग अपन कई सारी चीजों में करते हैं, कि जब किसी एक वस्तु का उपयोग हम कई सारी चीजों में करते हैं तो उसकी भी जो मांग की लोच होती है वो क्या हो जाती है, अधिक लोच हो जाती, अधिक लोचदार हो जाती है, यानी कि मोर इलास्टिक हो जाती है। कैसे हो जाती है, मतलब जैसे मान लीजिए गैस हो गए, सिलेंडर हो गया, ईंधन वाली कोई भी चीजें हो गई, है ना, इसका उपयोग क्या होता है, अगर इसकी कीमत में कमी आई है तो इसका उपयोग हम बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, मतलब खाना बनाने में तो करते हैं, साथ में होटलों में भी हो जाता है, तो बाकी मतलब कई सारे विभिन्न उपयोग है। आप अपनी सोच को थोड़ा विस्तृत करके समझे, समझ में आएगा, है ना। तो ऐसी कई सारी वस्तुएं होती है जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं। तो अगर ऐसी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है अगर, तो इनके उपयोग थोड़े थोड़े सीमित हो जाते हैं, और ऐसी वस्तुओं की कीमत अगर घट गई है तो फिर अपन हर जगह इनका उपयोग करने लग जाते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसकी मांग क्या अत्यधिक लोचदार
है ना, क्योंकि कीमत घटने पर इनका उपयोग बढ़ जाता है और कीमत बढ़ने पर इनका उपयोग क्या हो जाता है, घट जाता है। वो अत्यधिक लोचदार के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि वस्तु का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ द कमोडिटीज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। हेडिंग्स आप इधर से पहले याद करें, डिटेल के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद करें, और एक बार फिर से पीछे जा करके, है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके 2x में आप इसको देख करके फिर से इसकी डिटेल को समझें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आ गए हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मांग की लोच का महत्व स्पष्ट कीजिए, या मांग के लोच के महत्व की व्याख्या कीजिए। मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 4 पॉइंट्स के अंतर्गत ही हम क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो इसका महत्व रहता है, यानी कि मांग की लोच के बारे में आप ही पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब मांग की लोच को हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका महत्व समझेंगे। सबसे पहला इसका महत्व होता है मूल्य निर्धारण में, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन में। हम लोग वृहद मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए, मतलब प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का काम करते हैं तो जो भी चीजें उसमें अपन लगा रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फ्यूल हो, मतलब कि ईंधन हो, या फिर कच्चा माल हो, बहुत ही भारी मात्रा में खरीद करके लाते हैं, लगा देते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी भी एक दो नहीं रहते हैं, कर्मचारी भी बहुत सारे रहते हैं। सबका पैसा लगा करके अपन ने खूब सारी इकाइयां तैयार कर ली, यानी खूब सारी यूनिट्स अपन ने तैयार कर ली किसी वस्तु की, जिसका भी अपन उत्पादन किए हैं। अब बात आती है कि उसकी एक इकाई को हम कितने रुपए में बेचेंगे, है ना, बात ये आ रही कि उसकी एक इकाई को अब कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो उसका मूल्य कैसे निर्धारण होगा। तो इसीलिए मैं बता दूं, है ना, कि उसका मूल्य तो निर्धारण करेंगे, लेकिन वो तो मान लीजिए कि उसकी लागत के आधार पर एक बार मूल्य निर्धारण कर ही लिया जाएगा, लेकिन उसका मूल्य और अधिक बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये कैसे पता चलता है, तो ये मांग की लोच से पता चलता है ना, कि उसकी लोच लोचदार है या वह बेलोचदार है। तो जिन भी वस्तुओं की मांग, मतलब मांग की कीमत लोच के आधार पर ही वो क्या करते हैं, वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देते हैं। और वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा करके, क्योंकि भैया अगर मांग की लोच बेलोचदार है ना, जिनकी वस्तु है उसकी जो लोच है कैसी है, बेलोचदार है। बेलोचदार का तात्पर्य यानी कि कीमत में कितनी ही वृद्धि क्यों ना कर दो, मांग में कमी नहीं आने वाली है ना, मतलब यही ना होता है बेलोचदार का तात्पर्य, कि बेलोचदार मांग में कि वस्तु की कीमत में कितनी ही वृद्धि क्यों ना कर दे, लेकिन मांग में कमी नहीं आती है। तो अगर हम जो भी वस्तुएं बना रहे हैं उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार है, तो बेलोचदार होने पर यानी इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक डिमांड होने पर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू, इनका प्राइस और अधिक रख सकते हैं। यानी कि हमने जो बनाया है उसकी कीमत 50 रुपए है, लेकिन उसको हम 150 रुपए में भी अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, कहने का ये तात्पर्य है। फिर से अब इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझते हैं, तो इसको लिखें कैसे, तो भैया प्राइस डिटर्मिनेशन में, यानी कि मूल्य निर्धारण में भी मांग की लोच का अध्ययन करना पड़ता है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि हम जिन भी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जब तक हमको पता नहीं रहेगा कि उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है, तब तक तो काम नहीं चलेगा। मार्केट में देखना पड़ता है कि इनकी मांग जो है वो लोचदार है कि बेलोचदार है, या बहुत ही ज्यादा बेलोचदार है, यानी अत्यधिक बेलोचदार है, तो उसके आधार पर हम वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते हैं। अगर हम जो भी वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, वे वस्तुएं अगर उनकी मांग बेलोचदार चल रही है, बेलोचदार मांग वाली वस्तुओं का हमने उत्पादन किया है, तो ऐसी कंडीशन में बेलोचदार वाली वस्तुओं की जो कीमत होती है वो हम अधिक रख सकते हैं। और जब हम अधिक कीमत रखेंगे तब भी वस्तुएं तो हमारी सारी बिक ही जाएंगी, साथ में हमको फायदा भी क्या हो जाएगा, अधिक प्राप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके लिए इतना काफी है। दूसरा देखते हैं यातायात उद्योग में महत्व। यातायात उद्योग में कैसे महत्व, भैया जब वस्तुओं का, जो भी वस्तुएं उत्पादित कहीं होती हैं, बेची पूरे देश में जाती हैं, विदेशों में भी बेची जाती हैं, तो इनका यातायात का खर्चा किस हिसाब से डिसाइड होता है, तो वो भी उनकी लोच के आधार पर ही डिसाइड होता है कि वस्तुओं की मांग किस आधार पर है, किस इलाके में वस्तुएं भेजी जाएंगी जहां पे मांग अधिक है, किस जगह पर नहीं भेजना है क्योंकि वहां पर लोग खरीदते ही नहीं है हमारी उन वस्तुओं को, तो बात ये आ जाती है। तो यातायात उद्योग का भी महत्व, मतलब यातायात उद्योग में भी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, यानी कि मांग की लोच का काफी महत्व है। मांग की लोच के आधार पर ही यातायात के खर्चे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में यानी कि विदेशों से माल आता भी है और विदेशों को माल भेजा भी जाता है। आता है यानी आयात यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं या बेच रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही लोचदार बेलोचदार की बात आ रही है ना, कि हम जो वस्तुएं बेच रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, है ना, जो वस्तुएं हम भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, अगर उनकी मांग बेलोचदार है, हम जो भी वस्तुएं यहां से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, अगर उनकी मांग बेलोचदार है तो हम उनको ऊंची से ऊंची कीमत पर वहां पर बेच सकते हैं, है ना, कि ऊंची से, क्योंकि ऊंची से ऊंची कीमत पर यानी अधिक कीमत पर बेचने पर भी उनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली है। लेकिन बात जस्ट अपोजिट करते हैं कि अपन विदेशों से जो भी चीज आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी मांग भी बेरोजगार है तो वो भी हमारे साथ यही करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद हमको उसको ऊंची कीमत पर ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो वस्तु हो सकता है आपके लिए अनिवार्य हो। यहाँ पर भी बेरोजगार की बहुत बड़ी मतलब बात आ रही है कि अगर हम जो भी वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं, अगर निर्यात यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन वस्तुओं की अगर मांग बेरोजगार है, इनइलास्टिक है, तो उसके बदले में अपन को बहुत ही ऊंची कीमत मिलेगी, यानी कि हर वस्तु को अपन ज्यादा मूल्य पर बेच करके पैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विदेशों से कुछ चीज मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं यानी आयात कर रहे हैं, तो हमको उसके बदले में ऊंची कीमत चुकानी भी पड़ सकती है। लास्ट आपका देखिए, कर नीति में सहायक, हेल्पफुल ऑफ टैक्स पॉलिसी या हेल्पफुल इन टैक्स पॉलिसी। जो टैक्स की जो पॉलिसी होती है, तो जब सरकार या वित्त मंत्री जब कर नीति का निर्धारण करते हैं यानी कि टैक्स की पॉलिसी बनाते हैं, उस समय भी वो ध्यान देते हैं कि भैया कि किन किन, देखिए टैक्स तो इस समय सब पर लगाया जाता है ना, तो वस्तुओं पर भी लगता है। जैसे कि मान लिया आजकल जीएसटी बहुत ज्यादा फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी के बारे में, है ना, हर प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी लग रही है ना। तो वही अगर उसका निर्धारण जैसे किया गया, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स भी आपने देखे होंगे, 11 में भी पढ़ा होगा आपने, मार्केट भी जाते आते रहते हैं, किसी पर 18% जीएसटी लगती है, तो किसी पे सिर्फ 6%, तो किसी पे 12%, मतलब इसकी भी करों की दरें जो है वो अलग अलग है। तो वो दर जो कैसे डिसाइड कर लेगी, किसकी दर ज्यादा की गई, किसकी दर कम की गई या क्यों की गई, तो ये सब जो पूरा का पूरा जो है ना, कि किसी वस्तु को खरीदने पे अपन को ज्यादा जीएसटी देनी पड़ रही है, किसी वस्तु को खरीदने पे अपन को कम जीएसटी देनी पड़ रही है, तो ये ज्यादा या कम क्यों देना पड़ रहा है टैक्स, वो भी जो होता है मांग की लोच के कारण ही होता है। सरकार क्या करती है, जो बेलोचदार मांग वाली वस्तुएं होती हैं, जिनकी मांग मतलब वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर भी जिनकी मांग में परिवर्तन होने वाला नहीं है, ऐसी वस्तुएं जो रहती हैं यानी कि बेलोचदार मांग वाली जो वस्तुएं होती हैं, उस पर ज्यादा टैक्स लगाती हैं, क्योंकि उसकी डिमांड तो कम होने वाली है नहीं, जितने ज्यादा मूल्य पर बेचेंगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि बेलोचदार मांग वाली वस्तु पर सरकार क्या करती है, अधिक कर लगाती है, ज्यादा टैक्स लगाती है। लेकिन वहीं इसके जस्ट अपोजिट जिन वस्तुओं की मांग क्या है, लोचदार है, बेलोचदार नहीं लोचदार है, ऐसी वस्तुओं पे सरकार क्या करती है, टैक्स थोड़ा सा कम लगाती है। ठीक है ना, मतलब लोगों को भी सुविधा रहे, सरकार का भी काम चलता रहे, देश भी चलता रहे, इस हिसाब से टैक्स नीति का निर्माण यानी कर नीति का निर्माण किया जाता है। मेरे ख्याल से मांग की लोच के महत्व आपको समझ में आ गए होंगे, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम पहुंच गए हैं इस पार्ट के अंतिम प्रश्न की ओर, एक आध दो डिफरेंसेस और रह जाएंगे, तो फिर आपको पीडीएफ में उपलब्ध होंगे आपके एग्जाम टाइम पर, फिर आप उसको उसमें देखिएगा, है ना। अभी फिलहाल आप बात करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और इसमें जो नीचे की कुछ चीजें दी गई हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं, तो आपको याद पूरा का पूरा ही डिफरेंस करना है। डिफरेंस की बात करें तो बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में अंतर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। इनके अर्थ की बात अगर की जाए तो जिन वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है उनको हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर, जैसे चाय की जगह पे कॉफी, कॉफी की जगह पे चाय, कोक की जगह पर पेप्सी, पेप्सी की जगह पे कोक, या फिर गुड़ की जगह पर शक्कर या शक्कर की जगह पर गुड़, ठीक है ना।
अब बात आ रही पूरक वस्तुओं की। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के साथ पूरक रूप में किया जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जिन वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, पूरक रूप में किया जाता है, बिना दोनों के काम होने वाला नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कि कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, ये सब चीजें, ठीक है ना। दूसरा अंतर भी हमने बता ही दिया साथ में उदाहरण। तीसरा देखिए, मांग की प्रकृति, मतलब कि नेचर ऑफ डिमांड। इनकी मांग कैसी होती? प्रतिस्पर्धात्मक होती है ना। और मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होती है? प्रतिस्पर्धात्मक होती है, मतलब इसमें कंपटीशन होता है, कॉम्पिटेटिव होती है ना। कैसे कॉम्पिटेटिव? यानी कि अगर इस चाय के मूल्य में कमी आ गई तो चाय बिकने लग जाएगी, कॉफी के मूल्य में कमी आ गई तो कॉफी की ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी, कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है, तो इनकी मांग संयुक्त रूप से होती है। अगर पेन चाहिए तो रिफिल या स्याही भी चाहिए, है ना। कार चाहिए तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। अब हालांकि वैसे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, है ना, लेकिन नॉर्मली अगर बात की जाए तो कार चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए। चलिए संबंध देख ले, इनमें रिलेशन कैसा होता है। दोनों वस्तुओं की बात की जा रही, तो यहां पर ये क्या कहा जा रहा है कि एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत और दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग, दो वस्तुएं होती है ना, जैसे बताया ना, ये दो है ना। तो पहली वाली स्थानापन्न वस्तु जो है उसकी कीमत और दूसरी स्थानापन्न जो वस्तु है उसकी मांग में धनात्मक संबंध होता है। कैसे धनात्मक संबंध होता है? कि मान लीजिए चाय की कीमत कम हो गई है ना, चाय की कीमत कम हो गई है तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। चाय की कीमत कम हो गई है तो चाय की मांग ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चाय की कीमत कम होने से डिमांड किसकी कम हो रही है? कॉफी की। या कॉफी की अगर डिमांड है, कॉफी की कीमत बढ़ गई है, मतलब 15 रुपए की कॉफी 25 रुपए में आने लग गई है, तो कॉफी की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वहीं पर चाय की मांग बढ़ रही है ना, क्योंकि कॉफी महंगी होगी तो लोग किसके तरफ आकर्षित होंगे? चाय की तरफ आकर्षित होंगे। तो बस वही कहा जा रहा है कि पहली स्थानापन्न वस्तु की कीमत, मतलब पहली क्या, दोनों में से किसी भी एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ेगी। एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटेगी तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग घटेगी। तो ये जो दोनों में संबंध है ना, तो कीमत और मांग का संबंध मैं यहां पर बता रहा हूं। अगर दोनों की कीमत देखेंगे ना, तो भैया दोनों की कीमत तो जबरदस्ती घटाई बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए कीमत और मांग में संबंध बता रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोगों को, कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ेगी, और एक वस्तु की कीमत अगर घट रही है तो दूसरी वस्तु जो भी होगी उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इनमें धनात्मक संबंध होता है। जबकि पूरक वस्तुएं जो होती हैं, तो एक पूरक वस्तु की कीमत और दूसरी पूरक वस्तु की मांग, इनमें कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है ना। किसी एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ी, है ना, तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ेगी नहीं, दूसरे वस्तु की मांग भी घटेगी। क्योंकि मान लीजिए कार पेट्रोल है, कार की कीमत बढ़ गई तो लोग कार खरीदना कम कर दिए, तो पेट्रोल भी खरीदना कम ही कर देंगे, क्योंकि कार और पेट्रोल तो साथ साथ यूज की जाने वाली चीज है ना। इसलिए एक पूरक वस्तु की कीमत में और दूसरी पूरक वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो भी दूसरे वाले की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि कार की कीमत बढ़ने से कार की मांग भी घटेगी और पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन संबंध दो में बताना है, तो इसकी कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोल की कीमत क्या, मतलब पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है इनके बीच में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। एक होता है मांग वक्र, यानी इनका ये जो कर्व बनता है वो कर्व कैसा बनेगा? तो भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है, इसका कर्व जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, बाएं से दाएं तरफ। ये बाएं मतलब ये यहां अगर शुरू करें तो यहां से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट शुरू इधर से ही होगा लेकिन ऊपर से कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो बस वही चीज लिखा हुआ है कि जो स्थानापन्न वस्तुओं का जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, ठीक है ना, मांग वक्र होता है, वो नीचे से ऊपर दाईं ओर जाता है ना। और पूरक वस्तु यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो ग्राफ होता है या कर्व होता है, वो ऊपर से नीचे दाईं ओर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंस भी कंप्लीट हुआ। और अब अपन कल यानी डे 9 के वीडियो में अपन मिलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, सप्लाई वाले चैप्टर की पूर्ति की।
तब तक आप लोग इस चैप्टर का और यहाँ तक की सारी चीजों का रिवीजन करिए। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि 21 तारीख से आपका मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम की चीजें चालू होंगी और सब्जेक्ट वाइज चालू होंगी। उसका टाइम टेबल भी हम आपको 1-2 दिनों में आपको बता देंगे कि हम आपको 21, 22, 23, 24 को किस टाइम पे क्या चीजें बताने वाले हैं। ठीक है ना? तो फिर आप तैयारी के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सारी तैयारी मतलब आपकी कराई जाएगी। बस बीच में कुछ थोड़ी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग किया हुआ है ना, तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, वीडियो समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी तैयारी हम नहीं करा पाएंगे। तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, इसके लिए आप निष्फिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ऑल द बेस्ट।